और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो कल की क्लास तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 45 तक। आज हम 46 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और जिन लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो सारे वीडियोस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के पर्पज से ही बनाया जा रहा है। और हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल का पेपर, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 का, उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो सॉल्व कर लिए हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके देख लीजिए, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, 46 क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि 32 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के समान पद क्या है, मतलब इसके जैसा हमें बताना है। तो इसके जैसा हमारा कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से हमको ये देख के लिखना है कि इसके जैसा कौन है। तो सबसे पहले तो देखो जेड स्क्वायर यहां पर भी है, वाई स्क्वायर यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो क्या इन दोनों का गुणा यानी मल्टीप्लाई क्या 32 होता है? 8 त्रिक 24, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 6 छंग 36, ये भी नहीं हो सकता। 8 चौक 32 ये हो सकता है, 8 चौक 32 ये हो सकता है। चलो 8 चौक 32 हो गया। फिर देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और जेड स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी है। तो इसका मतलब ये सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो 46 का आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं कि मैथ नहीं हो पाएगी या साइंस नहीं हो पाएगी, इंग्लिश नहीं हो पाएगी, सब कुछ होगा। सबसे बड़ा पोर्शन आपका मैथ और साइंस का ही है ना। तो मैथ और साइंस की तैयारी बहुत जम के करो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के तो 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए भी बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, वो मैं करवा दूंगा कि कैसे होना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई 47 क्वेश्चन भी वैसे ही है। क्या लिखा है? 63 जेड स्क्वायर वाई क्यूब एक्स का अखंडनीय गुणनखंड। अखंडनीय का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अब हमें अखंडनीय करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब 63 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 63 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो, ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 इक्के 3। फिर ये हो जाएगा 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 इक्के 7। अब देखो ये तीनों किसमें आते हैं? 3 3 और 7। तो 3 3 और 7 डी वाले विकल्प में आ रहे हैं, 3 3 और 7। तो इसका मतलब हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 48 क्वेश्चन ये दिया गया है कि 3a/5 प्लस 2b/3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 3a/5 माइनस 2b/3। अच्छा एक चीज देखो, तो ये हमें सॉल्व करना है और हमें 4 विकल्प दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से। तो एक चीज ये देखो कि इन चारों में से जो क्वेश्चन है इसमें देखो ये और ये सेम है। ठीक है, ये और ये सेम है, और इनके बीच में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या होता है? ये हो जाता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी। ये तो पढ़े ही होगे ना। अगर नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको हम ए कर लें, इसको बी कर लें, तो ये भी तो सेम है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एक ब्रैकेट में ये प्लस में हो जाएंगे और एक ब्रैकेट में ये माइनस में हो जाएंगे। यही तो होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक ब्रैकेट में प्लस में, एक ब्रैकेट माइनस में। तो ऐसे ही तो लिखा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 3a/5 का स्क्वायर माइनस 2b/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बिल्कुल यही सेम इस फॉर्मेट में लिखा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, b का स्क्वायर ये हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। मिल गया हमारा आंसर। अब देख लो विकल्प में, ढूंढ लो भाई कौन सा है। तो देखो 9a स्क्वायर अपॉन 5 है, ये तो नहीं हो सकता। 9a स्क्वायर अपॉन 25 ये तो हो सकता है, माइनस भी है, और 4b स्क्वायर अपॉन 9 भी है। तो सब कुछ सेम हो रहा है, यानी इसका मतलब ये हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना। तो आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब अलजबरा पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि 2005 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर, फिर वही चीज मिल गई हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। यही तो मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस हो जाता है और एक ब्रैकेट में माइनस हो जाता है। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। तो वही सेम चीज यहां पर है। तो 2005 का स्क्वायर लिखा है, 2005 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर। अब इसे को हम एक ब्रैकेट प्लस कर लेंगे, एक ब्रैकेट माइनस कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो एक ब्रैकेट प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 2005 प्लस 1995 और ये हो जाएगा 2005 माइनस 1995। अब भैया तो इसको और इसको सॉल्व करके गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2005, 5 5 हो गया 10, 9 1 10, 9 1 10, तो 1 3 1 4, 4000। और 2005 में से 1995 घटाओगे, 2005 में से 1995 घटाओगे तो ये हो जाएगा 10। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 4 बार 0 हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 40,000। तो यानी पहला विकल्प ही हमको मिल गया 40,000। सही है ना, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह के आसान क्वेश्चन आएंगे, बस कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना और साथ में प्रैक्टिस किए रहना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। तो ये हो गया यहाँ से आंसर हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो गया। चलो अगले पे आते हैं, 50वां प्रश्न देखते हैं। देखो 50वां प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x स्क्वायर, देखो क्षेत्रफल दिया गया वो भी वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी भुजा बतानी है। तो हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, सही है, बराबर ये हमको क्षेत्रफल दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब हम स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसी का वर्ग निकाल देते हैं, ठीक है, इसी का वर्ग निकाल देते हैं। अच्छा चलो एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये अंडर रूट नहीं समझ में आ रही, तो अंडर रूट हटा दो, यहाँ स्क्वायर ही रहने दो, ठीक, यही वाली लाइन रहने दो, चलो ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर इसको हम वर्ग में लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी और भी पढ़े होंगे, और ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह की होती है कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसे फॉर्मेट में हो तो हम उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। यानी ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 3x का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4y का स्क्वायर है, और ये 3 4 जा 12 2 जा 24, यानी 2 का मल्टीप्लाई है इन दोनों का। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि भुजा का वर्ग बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, गुणनखंड करना जानते हो, अगर गुणनखंड करना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर मैं जब अलजबरा पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको पूरी डिटेल में सिखा दूंगा। तो यहाँ स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, तो भुजा बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर देखो कौन सा विकल्प सही है, 3x प्लस 4y, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताया करो, तो आपको पता लग जाएगा, हमको पता लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ अलग से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं अगला 51वां प्रश्न। लेकिन अगर नहीं समझ में आता ना तो मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछोगे या फिर जो भी आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा कोई एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी बातें अगर आप पूछोगे तो वहां पर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, और भी ग्रुप में स्टडी हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे वहां पर नवोदय के ही जुड़ रहे हैं, तो वहां पर अच्छे से तैयारी होगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या होना, यदि 3x माइनस 4 और ब्रैकेट में लिखा है 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 हो तो x का मान ज्ञात करो।
अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, हम ऐसे लिखे ना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x-4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, 4 का 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 256, ठीक। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का x से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x बराबर ये हो गया 10। ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ये जो हमारा 3x और 4x है ना, ये देखो ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, तो 7x माइनस 256 बराबर ये हो गया 10, ठीक है। अब नंबर को नंबर के पास, यानी वेरिएबल वेरिएबल के साथ रहेगा, नॉन वेरिएबल नॉन वेरिएबल के साथ रहेगा, तो यानी हम 256 को हम 10 के पास लेके चले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 256 है 10 धन 256, तो यहां से हो जाएगा 7x बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 266, सही है। अब 266 या 7 जो है वो x का गुणा, हमें x का मान निकालना है, तो ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 266 बटे 7, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 और कितना बचा 5 बचा 7 8 56, यानी x का मान जो आया वो कितना आ गया 38 आ गया, x का मान 38। अब देखो इस विकल्प में कोई सही है तो b वाला सही है, x का मान 38, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। देखो एक चीज ये होता है, लाइक करने कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपका कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपके जो भी इच्छा हो वो कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 52, अगला प्रश्न देखो 52 क्या है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। क्वेश्चन एक एक पॉइंट समझिएगा कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी। अच्छा मान लेते हैं कि अगर पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 10 साल हो, तो पिता की कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी 30 साल हो जाएगी। ये समझ में आ गई ना बात। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। अब 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद जो होगा वो, जैसे मान लो अभी उम्र पुत्र की 10 साल है और पिता की 30 साल है, तो कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद दोनों 3 साल बड़े हो जाएंगे, यानी पुत्र जो होगा वो 13 साल का हो जाएगा, पिता जो हो वो 33 साल का हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में। तो यहाँ आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि माना पुत्र की वर्तमान आयु, स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वहां पेपर में इतना रफ यूज करने को नहीं मिलता, तो शॉर्ट में यूज कीजिएगा। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। फिर तो पिता की कितनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ये हो जाएगी इनकी 3 गुनी, यानी हो जाएगा 3 वर्ष। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिख दो, वो कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु, यहां लिख लेते हैं पहले 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, देखो पिता की आयु, ठीक, ये लिख लिया पिता की आयु, यहां लिखा ना पिता की आयु, तो ये पिता की आयु लिख लिया। ये कितना हो जाएगा पिता पुत्र की आयु के 2 गुने के, है ना, लेकिन 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो होगा वो, ये तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु और 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो यहां पर हो जाएगा ये पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की कितनी, पुत्र की आयु के 2 गुने से, यानी इसका 2 गुना कर लो, से 7 वर्ष अधिक, तो अधिक का मतलब ये +7 हो गया, खत्म बात। अब यहीं पे सारी चीजें रख दो जो जो चीजें दी गई हैं। तो पिता की आयु कितनी दी गई है 3x, सही है 3x हो गया। उसके बाद 3x थी और 3 साल बाद तो +3, ये बढ़ गया 3 वर्ष बाद। फिर 2 गुनी, फिर पुत्र की x थी तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 3 हो जाएगी, और ये +7 हो गया। ये बात आ गई समझ में ना। ये 3 वर्ष बाद की आयु यहां लिख दिया मैंने ना, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष, अगर अभी x है तो पुत्र की आयु, तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगी भाई। अगर अभी आपकी एज 12 साल है या 14 साल है जो भी, तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, अगर 12 के हैं तो 15 के हो जाएंगे, तो +3 ही तो होगा। वैसे ही पिता की 3x है तो 3x + 3 हो गया। यही इक्वेशन हमको सॉल्व कर देना है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3
बराबर 2 का x से गुणा हो गया 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7। सही है, तो ये हो गया 3x प्लस 3 बराबर ये हो गया 2x और 7 6 6 12 और एक ये कितना हो गया 13। अब नंबर को नंबर के पास और अक्षर को अक्षर के पास लेके जाओ, तो ये 3x 2x इधर लेके आओगे तो -2x बराबर ये 13 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई 3x - 2x, ये हो गया 1x बराबर 13 में से 3 गया हो गया 10। तो हमें पूछ क्या रहा था पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र हमने x माना था तो x कितना आ गया 10 वर्ष। तो यहाँ विकल्प देखो, विकल्प सी बिल्कुल सही है, यानी 10 वर्ष हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन 53वां प्रश्न देखते हैं। देखो 53वां प्रश्न कह दिया है कि 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग, 6 के 5 क्रमागत गुणज, जब भी क्रमागत गुणज कहेगा ना तो वो मान लो एक संख्या x है तो उसके आगे x+1 x+2 x+3 ऐसे करके करते रहेंगे, है ना। थोड़ी हिंदी थी, थोड़ी इंग्लिश हो जा रही है। तो ये समझ लो कि जब भी कहेगा तो यहाँ पर 6 के 5, तो इसका मतलब जो पहला होगा वो 6x हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है ना गुणज, गुणजों का मतलब क्या है कि उसके आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे 6 है तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24 ऐसे करते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो 6x है, दूसरा क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 हो जाएगा, फिर तीसरा 6x प्लस 2 हो जाएगा, फिर चौथा 6x प्लस 3 हो जाएगा, और उसके बाद पांचवा ये हो जाएगा 6x प्लस 4। ये हो गए हमारे, ठीक है ना। ये हमारे 5 क्रमागत गुणज हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि इनके गुणजों का योग, यानी अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ दो, इन सबको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं तो 2040 हो जाता है। ये बात आ गई समझ में। इन सबको जोड़ दिया हमने गुणजों को, 6 के 5 क्रमागत गुणजों को, तो उसका आंसर 2040 होता है। तो हमें सबसे बड़ा गुणज बताना है, तो सबसे बड़ा यही तो होगा, तो यानी यही हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 का x से मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 6 का x से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 6 2 जा हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाए 6 का x से हो गया 6x प्लस 6 3 जाए 18 प्लस 6 का x से मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 2040। ये समझ में आ गया। अब यहीं से भैया इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी x हैं 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा 30x, 5 12 ने 6, तो ये हो गया 30x। अब यहाँ से जोड़ लो, ये हो गया 6, ये हो गया 12, तो 12 12 24, 24 24 48, ठीक, 48 और 18 ये हो गया 60, तो यहाँ प्लस 60 बराबर 2040 है। ये समझ में आ गया 2040 है ना, ये 60 तक। अब 60 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे भाई, 60 ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30x बराबर 2040 माइनस 60। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 30x बराबर 2040 में से 60 घटाओ तो ये हो जाएगा 1980। तो x का मान हमें निकालना है, ये 30 गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1980 बटे 30। अब ये 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 6 18, 3 6 18, यानी x बराबर 66। ये तो मिल गया, लेकिन ये आंसर नहीं है ना, आंसर ये नहीं है। आंसर हमें बताना सबसे बड़ा गुणज, तो सबसे बड़ा गुणज तो ये है। ठीक, सबसे बड़ा गुणज यही, इस वाले पोर्शन में हम ये x का मान रख देंगे, क्योंकि हमने देखो 1 2 3 4 5 5 क्रमागत संख्या मान, तो पांचवा ही तो सबसे बड़ा होगा, तो यहीं पर इसका मान रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 66 प्लस 4, समझ में आ गया। तो हो जाएगा 6 66 और 4 हो गया 70, तो 7 6 42 यानी 420 आंसर। तो यानी ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि पेपर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा पेपर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 54वां प्रश्न देखो, 54वां प्रश्न क्या दिया है, y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फिर y का मान क्या होगा ये बताना। तो y और 13 का गुणनफल, तो y गुणे 13 ये हो गया, इसमें 15 जोड़ दो, 15 जोड़ दिया, फिर क्या मिलता है 54 मिलता है, तो ये 54 मिल गया। ठीक है ना। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक होगी तो जो एक्सरसाइज 2 है,
है ना, चैप्टर 2, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना। पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा ही दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 13 का y से मल्टीप्लाई 13y प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया 54। ठीक, अब 15 को इधर ट्रांसपोज करो, प्लस है 15 तो उधर क्या माइनस हो जाएगा, तो 13y इज इक्वल टू हो जाएगा 54 माइनस 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9 और 4 में से 1 गया हो गया 3 यानी 39। अब y का मान हमें निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा है 13 तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 39/13, तो 13 1 के 13, 13 3 39, तो y बराबर कितना हो गया 3। तो यानी हम विकल्प देखें तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, यानी 3 आंसर एकदम सही होगा। समझ में आ गया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक चतुर्भुज के 4 कोण, अच्छा भाई चतुर्भुज के 4 कोण की बात कर रहा है। चतुर्भुज के 4 कोण 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे बड़ा तो यही होगा ना, 6 तो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण भी यही होगा। तो हम जब इस तरह से अनुपात में दिया होगा ना, तो सबको अलग अलग एक्स मान लो कि पहला कोण 3x है, दूसरा 4x है, तीसरा 5x है और चौथा 6x है, लेकिन लिखना नहीं कुछ, डायरेक्ट लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये हो गए सभी कोण। और हमको ये पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये समझ में आ, अच्छा नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल वर्ग या आयत देख लो, तो इसमें क्या होता है, इसके चारों कोण कितने कितने के होते हैं, 90-90 की तो होते हैं। ये तो पढ़ा है, ये तो फिर तो 6 में ही पढ़ाया जाता है। तो ये रेक्टेंगल हो यानी आयत हो या फिर वर्ग हो, तो उनके चारों कोण कितने 90 होते हैं। तो इन चारों कोणों का अगर योग करोगे तो 90 360, यानी ये हो गया कि अगर एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 4 कोण दिए गए, तो इन चारों कोणों का योग कितना हो गया, 360 अंश। ठीक है, जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15 3 18, तो यानी हो जाएगा 18x बराबर 360 डिग्री। ये समझ में आ गया, तो 18 बराबर हो जाएगा 360/18, तो 18 1 के 18, 18 दूना 36, ये हो गया 0, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया। अब हमें सबसे बड़ा कोण बताना, तो सबसे बड़ा कोण मैंने कहा था यार 3 4 5 6 में सबसे बड़ा क्या है, 6 ही तो है, तो इसको हमने क्या कर रखा था 6x, तो यानी हो जाएगा 6x दिया तो x यहाँ पे 20 रख दो, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 120, यानी हमारा 120, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही होगा।